दूर किसी जंगल में चिड़िया और गोरिका भी रहती थीं। चिड़िया अपने घर में अकेली रहती थी, जबकि कवि के घर में कवि और उसका पति रहते थे। गोरी कवि की नजर थोड़ी कमजोर थी, जबकि चिड़िया की नजर बहुत तेज थी। गोरी कवि इस बात पर बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे भोजन ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी। ऐसे ही एक दिन रानू चिड़िया और गोरी कवि भोजन ढूंढ रही थीं। तो रानू चिड़िया को एक जगह कुछ दाने दिखाई देते हैं। वो तुरंत दानों के पास जाती है। तभी गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये दाने मेरे हैं। मैंने पहले यहाँ पड़े हुए दाने देखे थे। गोरी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जब मैं यहाँ पर आई तो तुम यहाँ नहीं थी। मैंने ही इन दानों को पहले देखा है, इसलिए ये दाने मेरे हैं। चिड़िया, मेरी नजर कमजोर है, लेकिन मुझे दानों की सुगंध आ रही थी। वो तो मुझे ढूंढने में समय लग गया। नजर कमजोर है तो जाकर इलाज करवाओ। ऐसे तुम पक्षियों को बेवकूफ ना बनाओ। ये कहते हुए रानू चिड़िया वो दाने उठाकर वापस चली जाती है। ये मेरी नजर क्या कमजोर हुई, ये छोटी चिड़िया शेरनी ही बन गई। लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर गोरी कवि आहिस्ता आहिस्ता अपने घर चली आती है। कालू जी, क्या फायदा मुझे तुम्हारा? मेरी नजर क्या कमजोर हुई, वो छोटी चिड़िया मुझे आंखें दिखाने लग गई है। जो भी अच्छा भोजन होता है वही उठाकर ले जाती है। अब हमें उस चिड़िया का कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना वो छोटी चिड़िया हमें एक न एक दिन इस जंगल से निकाल देगी। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी नजर कमजोर हुई है, मेरी नहीं, जो उस छोटी चिड़िया को मनमानी करने दूं। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अंधी ही हो जाएगी। तुम्हें तो कुछ दिखाई देता है, उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तुम बैठो, मैं अभी अपने मामा जी से मिलकर आता हूँ। फिर कालू कौवा अपने मामा के पास चला जाता है और वो सारी बात अपने मामा को बताता है। अपने मामा के होते हुए तुम्हें काहे की परेशानी? उस चिड़िया को अंधी करना कोई मुश्किल का काम नहीं है। मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे खाने के कुछ ही देर बाद वो चिड़िया अंधी हो जाएगी। तुम ये दवा ले जाओ और जाकर चिड़िया के खाने में मिला देना। देखना, वो चिड़िया अंधी हो जाएगी। मामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम था कि मेरा मामा मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर कालू कौवा वो अंधी करने वाली दवा लेकर अपने जंगल वापिस आ जाता है। अब मैं इस दवा को चिड़िया के भोजन पर कैसे डालूं? मैं ऐसा करता हूँ कि ये दवा किसी मीठे सेब पर डालकर ले जाता हूँ और फिर चिड़िया से कहूँगा कि मिलकर पार्टी करते हैं। ऐसे वो चिड़िया वो मीठा फल खा लेगी। फिर कालू कौवा एक मीठा सेब ढूंढता है और उस पर दवा डाल देता है और वो सेब लेकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, यहाँ घर बैठी क्या कर रही हो? कुछ नहीं कालू, मैं भोजन ढूंढने जा रही थी। चिड़िया बहन, आज तुम्हें भोजन ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, मैं पूरा मीठा सेब लाया हूँ। चलो, आज दोनों दोस्त नदी पर बैठकर ये मीठा फल खाएंगे और मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। मुझे तुमसे बहुत सारे दुख बांटने हैं, ऐसे मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। फिर रानू चिड़िया कौवे की बातों में आकर उसके साथ चली जाती है। फिर वो दोनों नदी पर बैठ जाते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हें क्या बताऊं कि उस गोरी ने मुझे कितना दुखी कर रखा है और ऊपर से उसकी नजर भी कमजोर हो गई है। अब तो भोजन भी खुद नहीं ढूंढ कर लाती, वो भी मुझे ही ढूंढ कर लाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ कि मैं ये रोज रोज फल कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? जिस दिन फल लाता हूँ तो खुश हो जाती है, नहीं तो मेरा जीना हराम कर देती है। कालू, तुम कोशिश किया करो और गोरी की पसंद का भोजन ही ढूंढ कर लाया करो। मुझे तो गोरी पर बहुत तरस आता है, बेचारी की नजर बहुत कमजोर हो गई है। ओहो चिड़िया, मुझे याद आया, आज तो मुझे मेरे दोस्त उल्लू की शादी पर जाना था। अगर मैं अपने दोस्त की शादी पर ना गया तो वो बहुत नाराज होगा। अब मैं जाता हूँ और तुम ये अकेली ही सेब खा लो, हम फिर मिलेंगे।
फिर कालू कौवा चिड़िया की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। मैं तो कौवे का दिल रखने के लिए आ गई थी। मुझे तो जरा भी भूख नहीं है। अब मैं इस सेब का क्या करूं? चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि वहाँ गोरी कौवी भोजन ढूंढती ढूंढती आ जाती है। गोरी बहन, मुझे माफ करना। मुझे आपके साथ कल इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये लें, ये आप मीठा फल खाएं। मीठा फल? ये तो मीठा सेब है। मुझे मीठा सेब खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। कालू तो सूखा सड़ा दाना ही लाता है। फिर गोरी कौवी जल्दी जल्दी से वो पूरा सेब खा जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। कालू जी, आज तो मजा आ गया भोजन खाने में। आज तुम क्या खा कर आई हो जो तुम्हें मजा आ गया? आज तो सेब खा कर आई हूँ, वो भी बहुत बड़ा। कालू जी, वैसे वो चिड़िया इतनी बुरी भी नहीं है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम चिड़िया से सेब लेकर खा कर आई हो? मैंने तो उस सेब में वो अंधे होने की दवा मिलाई थी। क्या कालू जी, पहले तो मेरी नजर कमजोर थी, क्या अब मैं अंधी भी हो जाऊंगी? फिर थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो अंधी हो जाती है। ऐसे वो दोनों पति पत्नी बैठे अपनी किस्मत पर रो रहे थे। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे कुछ दिनों से बीमार थे। चिड़िया बहुत गरीब थी। वो सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों को रूखा सूखा दाना ही खिला सकती थी। उसके पास इतने दाने कहाँ थे जो वो अपने बच्चों का इलाज करवा पाती। समय पर दवा ना मिलने के कारण अब उसके बच्चे कुछ ज्यादा ही बीमार हो गए थे। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को तो बीमारी ने बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। मैं अपने बच्चों की दवा के लिए दाना कहाँ से लाऊं? गोरी डॉक्टर तो दाने के बिना कभी भी दवा नहीं देगी। अब मैं अपने बच्चों को बीमार छोड़कर दाना कहाँ से ढूंढने जाऊं? मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मेरा शरीर जल रहा है। मुझे दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मम्मा, मुझे भी बहुत चक्कर आ रहे हैं। मम्मा, मुझे भी दवा ला दे। अपने बच्चों की बातें सुनकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ कैसे देख सकती थी। चिड़िया रात को ही गोरी डॉक्टर के पास जाती है। वो गोरी कौवी के घर पर जाकर दस्तक देती है। गोरी कौवी बाहर आती है। छोटी चिड़िया, तुम फिर से आ गई। अब दाना लेकर आई हो या फिर खाली पंखों ही आ गई हो? गोरी डॉक्टर, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे मर जाएंगे अगर उन्हें दवा ना मिली तो। गोरी बहन, आप मुझ पर दया करें और मुझे उधार दवाई दे दें। मैं आपको जल्द ही दवा की कीमत दे जाऊंगी। तभी कालू कौवा भी बाहर आता है। छोटी चिड़िया, तो फिर से आ गई। मेरी पत्नी ने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो मुफ्त में दवाइयाँ बांटती फिरे। सारा सारा दिन मेरी पत्नी मेहनत करके जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाती है। हाँ चिड़िया, एक तुम ही गरीब नहीं हो इस जंगल में। अगर आज मैंने तुम्हें दवा दी तो कल पूरा जंगल आ जाएगा मेरे पास। गोरी बहन, आप मेरी ममता के दर्द को समझें। मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने मर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी माँ की ममता को समझे और अपने बेटे को भूखा मारे? चलो कालू जी, घर में चलते हैं, खुद ही चली जाएगी ये गरीब चिड़िया। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा घर का दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। चिड़िया मायूस होकर वापिस उड़ती है। वो वापिस आ रही थी कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई दिखाई देती है। चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, आप इतनी रात के समय यहाँ क्यों बैठी हैं? बेटी, क्या बताऊं, मैं दूसरे जंगल जा रही थी। अपनी बेटी के पास रास्ता भूल गई और यहीं बैठ गई। तुमसे पहले भी कई पक्षी आ चुके हैं, बस पूछकर चले जाते हैं। कोई भी मुझे इस रात के समय अपने घर में आश्रय नहीं देता। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चले। मैं हूँ तो गरीब, मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकती,
लेकिन आप रात मेरे घर में ही गुजार लें। बेटी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो, मेरे पास इस थैली में ढेर सारा दाना है। मुझे केवल एक रात के लिए आश्रय चाहिए। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। बेटी, ये तुम्हारे बच्चे हैं। ये तो मुझे बीमार लग रहे हैं। मम्मा, आप हमारी दवा ले आई। मम्मा, जल्दी से हमें दवा दे दे। चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैं कल कुछ भी करके आपके लिए दवा ले आऊंगी। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को सारी बात बताती है। बूढ़ी फाख्ता अपनी पोटली से तुरंत एक मकई का भुट्टा निकालकर चिड़िया को देती है। जा बेटी, जल्दी से अपने बच्चों की दवा ले आओ। लेकिन माँ जी। बेटी, समय ज़ाया ना करो। मुझे अब समझ आई कि मुझे अपनी बेटी के जंगल का रास्ता क्यों भूल गया। ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। फिर रानू चिड़िया जल्दी से कपों से दवा लेने के लिए चली जाती है। अरे वाह चिड़िया, अब तो पूरे का पूरा भुट्टा ही उठा ले आई। किससे मांग कर लाई हो? गौरी छोड़ो, अब मेरी चिड़िया बहन को अच्छी वाली दवा देना। फिर रानू चिड़िया कपों से दवा लेकर घर आती है। वो घर आकर अपने बच्चों को दवा देती है। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के बच्चों और चिड़िया को पेट भर के भोजन खिलाती है और फिर वो सब सो जाते हैं। अगले दिन बूढ़ी फाख्ता चिड़िया से कहती है, बेटी, अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे रात अपने घर में रखा है। ये जो मेरी भोजन वाली पोटली है, ये तुम अपने पास रख लो। मेरी बेटी तो बहुत अमीर है, उससे भोजन की क्या जरूरत। वैसे भी मुझसे ये पोटली उठाकर ज्यादा उड़ा भी नहीं जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के घर से चली जाती है और चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी का जीवन बिताती है। चिड़िया बहन, अब कुछ ही दिनों में बारिशें शुरू होने वाली है। हमें बारिशों के लिए भोजन का बंदोबस्त करना होगा। मिठू भैया, हमें कोई ऐसा उपाय निकालना होगा जिससे बारिशों के दिन आसानी से गुजर जाएं। मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम सबको पसंद आए तो। बताओ बताओ कबूतर भैया, क्या उपाय है? दोस्तों, क्यों ना हम सब अपना भोजन एक जगह पर जमा करें। शाम को जाते समय पक्षी अपने भोजन का कुछ हिस्सा जमा करवा कर जाएंगे और जब बारिशों का मौसम शुरू होगा तो हमारा जमा किया हुआ भोजन हम मिलकर खा लेंगे। वाह वाह कबूतर, क्या कमाल का आइडिया दिया है। तो फिर हम सब चाचा छमछम के घर में ही अपना भोजन जमा करेंगे, क्योंकि उनका घर मजबूत भी है और वो हमारे भोजन की रक्षा भी करेंगे। वो सब ऐसा सोचकर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। गौरी और कालू, हमने बरसात के लिए भोजन जमा करना शुरू किया है। कहाँ कहाँ जमा कर रहे हो मिठू? गौरी, चाचा छमछम के घर में एक स्टोर बनाया है हमने। तुम सब तो पागल हो, हमसे नहीं होते ऐसे काम। जाओ, तुम सब ही बनाओ अपना स्टोर। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। शाम को घर जाते हुए पक्षी अपने भोजन का कुछ हिस्सा चाचा छमछम को जमा करवा कर जाते, जिसे चाचा छमछम एक स्टोर में जमा करते जाते। चाचा छमछम, आज मुझे ये ज्यादा दाना मिला है, आप ये सारा ही रख लें। बुलबुल भी मीठे फूलों का रस लेकर आ जाती है। वो सब मिलकर काम करते हैं। कुछ ही दिनों में चाचा छमछम के स्टोर में ढेर सारा भोजन जमा हो जाता है। मौसम बदल जाता है। एक शाम तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और आसमान पर बादल छा गए। जोर से बादल गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अब हम ऐसी तेज बारिश में भोजन कहाँ से लेंगे? गुड़िया बेटी, चाचा छमछम से। और कहाँ से? आप घोंसले में लेटी रहो, मैं चाचा छमछम से भोजन लेकर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया
तेज बारिश में चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा जी, आज मुझे कोई मीठा फल दे दे, मेरी गुड़िया मीठा फल मांग रही है। तभी मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, अगर अब बरसात कई दिनों भी चले तो हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। 5 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ, क्या मुझे मारोगे भूख से? तुम्हारा कालू अभी जिंदा है, तुम्हें काहे की चिंता, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, मेरी पत्नी भूखी है, मुझे कुछ भोजन दे दो। लूसी, मैं न कहता था कि कालू कौवा आने ही वाला होगा। काले कौवे, जब काम का समय होता है तो तुम पति पत्नी आवारा फिरते हो, और जब मुश्किल समय होता है तो दूसरे पक्षियों से मांग कर खाते हो। जाओ जाओ, इस बार हमने भी सोचा है कि तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर कालू कौवा खाली पंखों घर लौट आता है। कालू जी, लाए नहीं भोजन? गौरी कबूतर के पास गया था, लेकिन उसने मुझे भगा दिया और कुछ भी नहीं दिया। कालू जी, क्यों ना आज रात पक्षियों के भोजन के स्टोर को ही लूट लिया जाए। हाँ गौरी, तो बूढ़ा चाचा छमछम तो रात को सोया हुआ होता है, हम आज रात ही चाचा छमछम के घर को लूट लेंगे और फिर मजे करेंगे। तरह तरह के भोजन जमा किए हुए हैं पक्षियों ने। रात होते ही कालू और गोरी भोजन चोरी करने के लिए निकलते हैं। गौरी देखो, चाचा छमछम तो कैसे सोया हुआ है। चल चल कालू, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। जैसे ही कालू कौवा स्टोर के दरवाजे को पंख लगाता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पक्षियों ने अपने भोजन के दरवाजे पर सिक्योरिटी अलार्म लगा रखा था। भाग कालू भाग, अगर पकड़े गए तो बहुत पीटेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागते हैं। तेजी में भागते हुए वो पति पत्नी पेड़ से टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर चाचा छमछम अपनी लाठी लिए आ जाता है। ये लाठी देख लो, अगर सुबह तक यहाँ से हिले तो फिर देख लेना, मार मार कर तुम्हें बंदर बना दूंगा। ना ना चाचा छमछम जी, हमें ना मारना, मेरे तो पंख में पहले से ही बहुत दर्द है। दूसरे दिन बारिश भी रुक जाती है। चाचा छमछम सभी पक्षियों को बुला लेता है। बेशरम कौवो, हमें पागल समझ रखा है। मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने ये सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया था। फिर गोरी और कालू सभी पक्षियों से माफी मांगते हैं। फिर सभी पक्षी गोरी और कालू को इस शर्त पर माफ करते हैं कि वो पूरे जंगल की सफाई करेंगे। कालू जी, मैं तो सुबह सुबह से झाड़ू लगाकर थक गई हूँ। चोरी करने का मशवरा भी तो तुमने ही दिया था, अब भुगतो। चूड़ियाँ लो जी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ लो। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास हरी और लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? हाँ गोरी बहन, मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ हैं। तो फिर मेरे पंखों में 1 दर्जन लाल और 1 दर्जन हरी चूड़ियाँ पहना दो। फिर रानू चिड़िया गोरी के पंखों में चूड़ियाँ पहना देती है। चिड़िया, कितने पैसे हुए? बस 30 रुपए, ज्यादा नहीं गोरी बहन। फिर गोरी कभी चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पंखों में 9 चूड़ियाँ हैं, जरा समझो सजन मजबूरियाँ हैं। गोरी कभी ऐसे गाने गाते हुए जा रही थी कि सामने से आता हुआ मिठू तोता, जो दूसरी तरफ मुंह किए हुए था, वो गोरी कभी से टकरा जाता है। गोरी कभी नीचे पेड़ पर गिर जाती है और उसकी सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। सॉरी सॉरी कभी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। सॉरी के बच्चे, तुम्हारी वजह से मेरी सारी चूड़ियाँ टूट गईं। तुम्हारी इतनी सी सॉरी से क्या तुम्हारी जान छूट जाएगी? मुझे अभी नई चूड़ियाँ लेकर दो। गोरी, इसमें भला मेरा क्या दोष है? उड़ते हुए पक्षियों में ऐसे टकराव तो हो ही जाते हैं। मैं अभी कालू को बुला कर लाती हूँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे।
ज्यादा बात बढ़ जाने से मिठू तोता भी डरता था, इसलिए वो गोरी कवि से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ और तुम्हें नई चूड़ियाँ लेकर देता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, वरना जानते हो ना मेरे पति कालू जी को। फिर मिठू तोता उड़ता हुआ अपने घर जाता है। हरियाली, मुझे जल्दी से 30 रुपए दो, मैंने गोरी को चूड़ियाँ लेकर देनी है। मिठू जी, वो क्यों? हरियाली, गोरी की चूड़ियाँ मुझसे टूट गई, अब वो मुझसे लड़ना चाहती है, लेकिन मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए जल्दी से तुम मुझे 30 रुपए दे दो। फिर हरियाली तोती मिठू तोते को पैसे दे देती है। मिठू तोता पैसे लेकर वहाँ से गोरी कवि के पास आता है। गोरी, चलो जल्दी से चलो, कहाँ है चिड़िया? चिड़िया अपने घर के पास ही बैठी हुई है। फिर मिठू तोता और गोरी कवि रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले ने मेरे साथ एक्सीडेंट करके मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी हैं। अब मुझे जल्दी से नई चूड़ियाँ पहना दो। परंतु गोरी, पैसे कौन देगा? यही मोटी चोंच वाला देगा, और कौन देगा भला? हाँ चिड़िया बहन, जितनी चूड़ियाँ तुमने पहले इसे पहनाई थी उतनी चूड़ियाँ अब भी पहना दो। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि को फिर से चूड़ियाँ पहना देती है। अब दे देना पैसे। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। मिठू भैया, आपने ये बहुत अच्छा किया जो आप इसे मेरे पास ले आए, वरना ये कवि तो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये ले पैसे चिड़िया बहन। मिठू भैया, मुझे शर्मिंदा न करें, रहने दें आप, कोई बात नहीं। गोरी कवि घर जाकर हंस हंस कर कालू कवि को सारी बात बताती है। कालू जी, जब मैंने उस मोटी चोंच वाले के सामने तुम्हारा नाम लिया तो वो रोने लगा और जल्दी से मुझे चूड़ियाँ ले दी। सब डरते हैं, मुझसे सब डरते हैं। हो हो। दूसरे दिन गोरी कवि भोजन की खोज में उड़ रही थी। वो थक हार कर वो आराम करने के लिए एक खाली घोंसले में लेट जाती है। थोड़ी ही देर में वो सो जाती है। वो घोंसला चील का था। कुछ देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। काली गंदी कवि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में लेटने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चाचा चील दी, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि ये घोंसला किसी मैना का होगा। मैं कोई मैना नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगी। फिर चील गोरी कवि को अपने पंजों में उठा लेती है। वो ऊपर से जाकर गोरी कवि को नीचे फेंकती है। गोरी कवि नीचे एक पेड़ पर आकर गिरती है। गोरी की फिर से सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। लेकिन इस बार गोरी कवि का मुकाबला खुद से एक बड़े पक्षी से था। उसे तो जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो चील से कहती है, चील दी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो मेरी सारी चूड़ियाँ भी टूट गई। अभी तो तुम्हारी चूड़ियाँ ही टूटी हैं, अगर फिर से जहाँ दिखाई दी तो तुम्हारी गर्दन भी तोड़ दूंगी। फिर गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है। गोरी बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम जाओ चिड़िया को बुला कर लाओ। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं अभी चिड़िया को बुला कर लाती हूँ। गोरी कवि वहाँ से उड़ती है। वो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरी माँ बहुत बीमार है और वो तुम्हें बुला रही है, जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि के साथ गोरी कवि की माँ के पास जाती है। चिड़िया बेटी, ये नक्शा तुम अपने पास रखो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि ये काम तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं कर सकता। अब तुम्हें ही जंगल के पक्षियों की जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये काम गोरी अकेले नहीं कर पाएगी, तुम्हें उसके साथ जाना होगा। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगी। मैं अपने जंगल के पक्षियों को भूखा नहीं मरने दूंगी। मैं इस नक्शे को लेकर भोजन की खोज में जरूर जाऊंगी। चिड़िया, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और भोजन की खोज में तुम्हारी मदद करूंगी। गोरी बहन, आपके साथ आने से मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा।
फिर रानू चिड़िया और गोरी कवि वो नक्शा लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठती हैं। चिड़िया, ये नक्शा अब हमें पूर्व की ओर जाने का बता रहा है। गोरी बहन, इस नक्शे पर ये लाल रंग का निशान कौन सा है? हो सकता है यहाँ पर खतरा हो, हमें सावधानी से जाना होगा। वो दोनों फिर से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। रानू चिड़िया और गोरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। गोरी, ये तो नक्शे का वही हिस्सा है जो लाल रंग का था। यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। चिड़िया बहन, मेरे तो दिल की धड़कन तेज हो रही है। फिर उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। रानू चिड़िया और गोरी कवि झाड़ियों के पीछे छुप जाती हैं। दोस्त, अगर कोई पक्षी रास्ता भूलकर यहाँ आ गया तो हम उसे पकड़कर चील को दे देंगे। ये सुनकर गोरी कवि तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सांस रोक लेती है। हाँ यार उल्लू, अगर कोई पक्षी ये जंगल पार करके दूसरे जंगल पहुँच गया तो वो भोजन के खजाने तक पहुँच जाएगा। हम यहाँ से किसी को भी आगे नहीं जाने देंगे। वो खजाना हमारा है और हमारा ही रहेगा। रानू चिड़िया उल्लुओं की बातें सुन रही थी। वो दोनों सारी रात झाड़ियों में छुपकर ही गुजारती हैं। अगली सुबह हो जाती है। उल्लू चले जाते हैं। रानू चिड़िया और गोरी कवि भी अपना नक्शा लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी उड़ जाती हैं। रानू चिड़िया और गोरी कवि उस खतरनाक जंगल से गुजर जाती हैं। वो दोनों एक नदी पर बैठकर फिर से खजाने के नक्शे को देखती हैं। गोरी बहन, ये हरे रंग के छोटे छोटे निशान हमें बता रहे हैं कि यहाँ दाना होगा। हाँ चिड़िया, हम भोजन से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ गोरी बहन, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हाँ चिड़िया, मैं भी बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैं अपने पक्षी दोस्तों की जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। रानू चिड़िया और गोरी कवि एक बार फिर से उड़ती हैं। उनके सामने मकई और बाजरे के बड़े बड़े खेत थे। गोरी, हमने कर लिया, देखो हमने कर लिया, हम कामयाब हो गए। चिड़िया, आसमान पर बादल गरज रहे हैं, मुझे डर है कि अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे। गोरी कवि ने अभी ये बात की ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया और गोरी कवि खुद को बारिश से बचाने के लिए इंसान के बनाए हुए एक छपरे के नीचे चली जाती हैं। गोरी बहन, अगर हम घर में होते तो मुझे ये बारिश बहुत अच्छी लगती, लेकिन अब तो मुझे इस बारिश से बहुत डर लग रहा है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे। कबूतर जी, खिड़की से देखें, क्या रानू चिड़िया और गोरी कवि दाना लेकर अभी तक आई हैं कि नहीं। लूसी, वो जरूर आएंगी। मुझे चिड़िया पर पूरा विश्वास है। वो अपने जंगल के पक्षियों को ऐसे भूखा नहीं मरने देगी। सबकी नजरें चिड़िया और गोरी कवि पर थीं। मिठू तोता भी अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा हुआ चिड़िया और गोरी कवि का इंतजार कर रहा था। मिठू जी, चिड़िया ठीक हो? मुझे चिड़िया की बहुत चिंता हो रही है। हरियाली, तुम चिंता न करो, उसने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। वो करेगी, वो अपने पक्षी दोस्तों के लिए जरूर करेगी। गोरी बहन, ये बारिश न जाने कब रुकेगी, हमें कुछ करना होगा। चिड़िया बहन, वो देखो सामने पीपल का पेड़ है। हम वहाँ से बड़े बड़े पीपल के पत्ते तोड़कर अपने लिए एक छाता बना लेते हैं, फिर हमें ऐसे ही बारिश में उड़ना होगा। वो दोनों पीपल के बड़े बड़े पत्तों को अपने ऊपर रखकर वहाँ से उड़ती हैं। वो दोनों भीग रही थीं, क्योंकि पीपल के पत्ते सही तरह से बारिश को नहीं रोक पा रहे थे। रानू चिड़िया और गोरी कवि ने भोजन से 2 बड़ी बड़ी बोरियां अच्छे से भर ली थीं। एक बोरी रानू चिड़िया उठाती है और दूसरी बोरी गोरी कवि। दिन दिन में रानू चिड़िया और गोरी कवि वो खतरनाक जंगल को पार करके आ जाती हैं। अब वो अपने जंगल से और अपने दोस्तों से थोड़ी ही दूर थीं। बारिश रुक जाती है। वो दोनों थोड़ी देर एक पेड़ पर बैठकर सांस लेती हैं। गोरी, सब बहुत खुश होंगे और सभी हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चिड़िया, चलो अब जाना ही होगा, आराम घर में ही जाकर करेंगे। रानू चिड़िया और गोरी कवि फिर से उड़ती हैं और अपने जंगल में पहुंच जाती हैं। जंगल के सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रानू चिड़िया और गोरी कवि को देखकर
वो सब बहुत खुश होते हैं। हमें पता था कि हमारी बहादुर दोस्तें हमारे लिए जरूर भोजन लेकर आएंगी। हमें गर्व है, हमें अपने दोस्तों पर गर्व है। रानू चिड़िया और गौरिका भी बहुत खुश थीं कि उन्होंने अपने दोस्तों के लिए बहुत बड़ा काम किया था। चील के खेत में छुपकर बैठे हुए कौवा और कवि मजे मजे से मकई के भुट्टे खा रहे थे। गौरी, चील पर भी नजर रखना, ऐसा ना हो कि चील हमें पीछे से आकर पकड़ ले और फिर हमें पेड़ से ही उल्टा लटका दे। कालू चुप कर जा, मेरा मजा ना खराब करो, चील अभी नहीं आएगी। वो दोनों जी भरकर मकई के भुट्टे खाते हैं और जाते हुए अपने साथ भी ले जाते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा जा रहे थे कि मिठू उनके पास मकई के भुट्टे देखकर उन्हें रोकता है। कालू, मैं बहुत भूखा हूँ, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दो। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ बोलता, गौरी कवि बोलती है, ये भुट्टे हम चील के खेत से चुरा कर लाए हैं, चोरी करना आसान काम नहीं है, चल चल भाग। मोटी चोंच वाला बड़ा आया मकई के भुट्टे खाने वाला। काली कवि, जिस दिन पकड़े गए कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। चोरी का माल खाते हो, तुम ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा अपने घर पहुँच जाते हैं। मकई के भुट्टे, मामा मुझे बहुत पसंद है मकई के भुट्टे। खा ले, मेरा बेटा जी भर कर खा ले। गौरी कवि एक मकई का भुट्टा अपने बेटे चक्कू को दे देती है। कालू जी, एक मकई का भुट्टा मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए भी ले जाऊं, वो भी खा लेगी। जो कुछ भी घर में होता है ले जाती हूँ अपनी माँ के लिए। जाओ, ले जाओ। माँ भी तो हमारे लिए देसी घी के लड्डू बनाकर लाती है। साल में एक बार और भोजन लेती है सारा साल। फिर गौरी कवि एक भुट्टा लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। गौरी बेटी, चील की चोरी ना किया करो, वो बहुत जालिम होती है। तुम्हारे पिता को भी एक जालिम चील ने ही मारा था। माँ जी, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी और दामाद बहुत समझदार चोर हैं। हम छुपकर खेत में बैठ जाते हैं और चील की नजर से ओझल ही रहते हैं। फिर गौरी की माँ मकई के भुट्टे को आग पर भूनकर खाती है। माँ, ये तो बहुत मजे का है, कल से मैं और कालू भी मकई के भुट्टे को भून कर खाया करेंगे। शाम को जब गौरी कवि अपने घर जाती है तो वो बहुत खुश थी। कालू जी, माँ जी से एक नया तरीका सीख कर आई हूँ मैं। क्या? मुझे भी बताओ। हम कल मकई के भुट्टे आग पर भून कर खाएंगे, फिर देखना कितना मजा आएगा। देखना, तुम अपने पंख चाटते रह जाओगे। अगली सुबह हो जाती है। कौवा और कवि चोरी करने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। तभी सामने से बहुत तेजी से रानू चिड़िया उड़ती हुई आती है और उन्हें रोकती है। गौरी और कालू, पहाड़ों की ओर मत जाना, आज ही एक कबूतर को उस चील ने मार दिया है। वो कबूतर था, कौवा नहीं। छोटी चिड़िया, तुम हमारी चिंता ना करो, हम अपना काम करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जिस दिन जान से जाओगे फिर पता चलेगा। फिर कौवा और कवि वहाँ से उड़ जाते हैं और वो चील के खेत में जाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों चील के खेत से बहुत सारे भुट्टे तोड़ते हैं और दूसरी ओर बैठ जाते हैं। कालू जी, मैं इनके छिलके उतारती हूँ और तुम जल्दी से जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो, आज तो मकई के भुट्टे भून कर ही खाएंगे। जल्दी करो गौरी, ऐसा ना हो कि चील आ जाए। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। वो दोनों आग जलाते हैं और मकई के भुट्टे भूनने लगते हैं। चील अपने घर में बैठी हुई थी, तभी वो खिड़की से देखती है, ये मेरे खेत में धुआं कहाँ से उड़ रहा है। चील अपनी खिड़की से उड़ता हुआ धुआं देख लेती है और वहाँ से भागती है। अच्छा, तो ये काले कौवे हैं जो मेरे ही खेत के भुट्टे तोड़कर भून कर खा रहे हैं। चील तेजी से उड़ती है और वो पीछे से गौरी कवि को अपने पंजों में दबोच लेती है। कालू कौवा ये देखते ही वहाँ से उड़ जाता है। कालू, कालू, मुझे बचाओ चील से। परंतु कालू कौवा तो उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। काली कवि, तेरी इतनी हिम्मत
कि तू मुझसे नहीं डरती और मेरे ही खेत के भुट्टे चोरी कर रही है। फिर चील गोरी कभी पर हमला करती है और उसे मार देती है। गोरी कभी अपनी जान से जाती है। शाम के बाद कालू कौवा अकेला ही अपने जंगल की ओर जाता है। कालू भैया, गोरी कहाँ है? मर गई चिड़िया, मेरी गौरी मर गई। चील ने उसे मार दिया। अगर सुबह हमने तुम्हारी बात मानी होती तो अब मेरी गौरी पत्नी मेरे साथ होती। कौवे भैया, इसलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। कालू जी, अगर आज बिना काम ढूंढे घर आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं और भूख से नहीं मर सकती। अच्छा अच्छा, जाता हूँ। हर समय मुझे मायके जाने से डराती रहती हो। इस बार मैं सच में चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो जा रहा था कि उसे एक पेड़ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा वहाँ जाता है। मुझे अपने ढाबे पे काम के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। अगर किसी को काम चाहिए तो वो मिठू के ढाबे पर आ जाए। मिल गया, मुझे काम मिल गया। फिर कालू कौवा खुशी खुशी मिठू के ढाबे पर जाता है। मिठू भैया, मुझे काम करना है। सुना है कि तुम्हारे पास कोई काम है। काफी, मुझे किसी मेहनती पक्षी की जरूरत है जो मेरे ढाबे का खाना पक्षियों के घर में देकर आए। मिठू साहिब, चिंता ना करो, मैं ये काम बहुत मेहनत से करूँगा। आप मुझे बस काम बताइए। ठीक है काफी, ये कुछ खाना मैंने टोकरी में पैक कर दिया है। इसे कबूतर के घर दे आओ। फिर कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और कबूतर के घर की ओर चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे को भोजन की बहुत मजेदार खुशबू आती है। कालू कौवे से रहा नहीं जाता और वो नदी के किनारे बैठ जाता है। अरे वाह वाह, ये तो चिकन बिरयानी है। थोड़ी सी बिरयानी खा लेता हूँ, थोड़ी ना किसी को मालूम होगा। कालू कौवा मजे मजे से थोड़ी सी बिरयानी खा लेता है। फिर से वो टोकरी उठाकर कबूतर के घर की ओर चला जाता है। काफी, क्या तुम्हें मिठू तोते ने भेजा है? हाँ कबूतर, मैं मिठू के यहाँ काम पर लग गया हूँ। फिर कबूतर बिरयानी की टोकरी लेता है और पैसे कौवे को देकर अपने घर में चला जाता है। साहिब जी, गिन ले, 1 रुपया भी कम नहीं है। अब मुझे भूख बहुत लगी हुई है, कुछ खाने को दे दे। फिर मिठू तोता कालू कौवे को कुछ बिरयानी प्लेट में डालकर दे देता है। मिठू साहिब, मैं ये बिरयानी घर जाकर खा लूंगा। ठीक है काफी, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर कालू कौवा बिरयानी लेकर अपने घर चला जाता है। अब तो खुश हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गोरी कौवी तो चिकन बिरयानी देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी से उछलने लगती है। कालू जी, चिकन बिरयानी, मेरा आज बिरयानी खाने को बहुत मन कर रहा था। वो जल्दी जल्दी से सारी बिरयानी खा लेती है। गौरी, अब मैं हर रोज तुम्हारे लिए ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाया करूँगा। बस तुम मुझसे नाराज होकर अपने मायके न जाना। कालू जी, मेरे सुंदर पति, अगर रोज मुझे ऐसे स्वादिष्ट भोजन लाकर खिलाते रहोगे तो कौन पागल जाएगा अपने मायके। फिर अगले दिन कालू कौवा जब काम पर जाता है तो मिठू तोता कौवे से कहता है, कौवे, ये लो भोजन की टोकरी और जाकर चिड़िया के घर दे आओ। साहिब जी, पैसे भी लाने हैं क्या? नहीं नहीं, चिड़िया मुझे पैसे दे गई थी। कालू कौवा वो भोजन की टोकरी उठाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये तो चिकन कढ़ाई है, क्या ये सारी मेरी है? नहीं नहीं गौरी, इसमें से थोड़ी सी ले लो, मैं ये टोकरी चिड़िया के घर देने जा रहा हूँ। गोरी कौवी टोकरी में से प्लेट भरकर चिकन कढ़ाई निकाल लेती है और एक लेग पीस कालू कौवा भी खा लेता है। गौरी, अब बस कर जाओ, चिड़िया को पता चल जाएगा कि चिकन कढ़ाई थोड़ी है। कालू जी, थोड़ी सी ही तो ली है। फिर कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और चिड़िया के घर चला जाता है। कालू भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप मिठू के यहाँ काम पर लग गए। ऐसे काम न करने से भला कहाँ गुजारा होता है। हाँ चिड़िया,
गौरी भी हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती थी। चिड़िया वो टोकरी घर में ले जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया टोकरी में देखती है तो उसे चिकन कढ़ाई बहुत थोड़ी लगती है। रुको बच्चों, अभी इसे ना खाना, मुझे ये कढ़ाई बहुत थोड़ी लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी लगता है कि किसी ने हमारे भोजन को निकाल लिया है। बच्चों आप यहीं बैठो, मैं अभी मिठू से पूछ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया टोकरी लेकर मिठू तोते के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने तो ये टोकरी भर कर दी थी। मिठू भैया, इसका मतलब है वो कौवा रास्ते में ही अपना काम दिखा रहा है। आए वो एक बार, मैं उसे सीधा करता हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस रात मिठू तोता अपने घर में स्पेशल बिरयानी तैयार करता है, जिसमें वो पेट खराब करने की दवा मिलाता है। अब वो कौवे चोरी की बिरयानी खाएंगे तो उनको अकल आ जाएगी। अगले दिन कालू कौवा काम पर आ जाता है। कालू, ये लो बिरयानी, जाकर जरा मेरे घर तो दे आओ, तुम्हारी भाभी मंगवा रही थी। मैं अभी जाता हूँ मिठू साहिब, देखा मैंने कहा था ना कि मैं काम बहुत मेहनत से करता हूँ। हाँ कालू कौवे, तुम सच में काम बहुत मेहनत से करते हो। फिर कालू कौवा वो बिरयानी लेकर जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। कालू जी, आज तो बिरयानी बहुत थोड़ी है। गौरी, आज यही बिरयानी बहुत है। फिर वो दोनों पति पत्नी मिलकर वो सारी बिरयानी खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उन कौवों के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। गौरी, मर गया, मैं मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, मेरे पेट में भी गुड़गुड़ शुरू हो गई है, मुझे बचा लो। गौरी कौवी भागती है और शौचालय में चली जाती है। कालू कौवा भी भागता है। गौरी कौवी बाहर आती तो कालू जाता। जब कालू कौवा बाहर आता तो गौरी कौवी शौचालय जाती। रानू चिड़िया और कबूतर थोड़ी दूर मिठू के ढाबे पर बैठे कौवों को देखकर हंस रहे थे। मिठू भैया, आपने इन कौवों को बहुत अच्छी सजा दी है।